नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। हम टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए अपने पाठ्यक्रम को सफलता की तरफ ले जाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने किया था आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने थोड़ा सा समझा था कि आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य लिखे गए और उनकी क्या विशेषताएं रही। जैसे कि आदिकाल की विशेषताओं के बारे में हमने समझा, आदिकाल की समय सीमा के बारे में समझा, आदिकाल के नामकरण के बारे में हमने पढ़ा और जो हमने शुरुआत की थी रासो साहित्य की। आदिकाल के अंतर्गत 4 साहित्य लिखे गए मुख्य रूप से, रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो उनके अंतर्गत जो हमारा पहला साहित्य हमने देखा रासो साहित्य। रासो साहित्य में रासो जो शब्द की उत्पत्ति हमने पढ़ ली थी कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। किसी ने रासो शब्द की उत्पत्ति, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से मानी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजसूय से मानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से मानी और गणपति चंद्र गुप्त ने भी रासक से मानी और यही सर्वमान्य है, मैंने बताया था। और नंदुलारे वाजपेयी ने रास से मानी और नरोत्तम दास ने रसिक से मानी। इस तरह हमने अलग अलग विद्वानों द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। अब रासो साहित्य के अगले स्टेप पर चलते हैं। हम पढ़ते हैं कि रासो साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, उनकी प्रमुख क्या थोड़ी बहुत हम उनकी विशेषताओं को भी समझेंगे। उनमें से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रासो साहित्य में प्रधान रस कौन सा रहा। जैसे रासो साहित्य के अंतर्गत किन कवियों द्वारा रासो साहित्य लिखा गया। इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि रासो कितने प्रमुख हमारे रासो साहित्य रहे और उनके क्या नाम है। रासो साहित्य के जो ग्रंथ रहे उनके रचनाकारों के नाम भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, बिसल देव रासो। आज हम रासो साहित्य के जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम पढ़ते हुए अपने पहली रासो रचना के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, पृथ्वीराज रासो की। फिर आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। टाइम वेस्ट न करते हुए हम बढ़ते हैं रासो साहित्य के प्रमुख ग्रंथों की। रासो साहित्य के प्रमुख ग्रंथ इन पृथ्वीराज रासो, इनके रचनाकार कौन रहे, कौन इनके लेखक रहे, ये हम देख लेते हैं। कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, किन की डिटेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ रहे, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, इससे संबंधित परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनके रचनाकार कौन रहे, चंद बरदाई। बिसल देव रासो के रचनाकार नरपति नालय। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक। हम्मीर रासो के रचनाकार सारंगधर सूरी। ये आप लोगों को याद भी होंगे। खुमान रासो के रचनाकार फिर भी एक बार देख लेते हैं, दलपति, क्योंकि ये मुख्य ऐसे रासो ग्रंथ है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनके अलावा अन्य भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वे इतने नहीं पूछे जाते जितने बार बार पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो, इनके रचनाकारों को पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है, या फिर मिलान में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या फिर नहीं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस तरह विजयपाल रासो का रचनाकार कौन है, नालय सिंह। विजयपाल रासो का रचनाकार नालय सिंह इनके रचनाकार हैं। और अगला है नालय सिंह।
बुद्धिरासो। बुद्धिरासो के रचनाकार कौन है? जलहन, जिन्होंने पृथ्वी जो अधूरा रहा था पृथ्वीराज रासो का जो बाद का भाग था, उत्तरार्ध भाग था, वो भी इन्होंने पूरा किया। और ये चंद्रबरदाई के चौथे पुत्र माने गए हैं कि जलहन चंद्रबरदाई के चौथे पुत्र थे। उसके बाद एक रासो है मंजू को रासो, ये इनका जो लेखक है वो अज्ञात है। इस तरह जो मुख्य मुख्य रासो साहित्य हैं इनके रचनाकारों को हमने देखा। बढ़ते हैं हम पृथ्वीराज रासो की थोड़े से उन पॉइंटों की तरफ जो परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। जैसे कि पृथ्वीराज रासो का सन पूछ लेते हैं। इनके रचना का प्रकाशन कब हुआ? तो 1943 ईस्वी में। लेखक कौन है पृथ्वीराज रासो के? चंद्रबरदाई। जन्म पृथ्वीराज इनका चंद्रबरदाई का जन्म कब हुआ? 1168 ईस्वी में 1225 विक्रमी संवत, या फिर 1168 ईस्वी कह सकते हैं या 1225 विक्रमी संवत कह सकते हैं। और ये किसने माना है इनका जन्म? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म ये है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म क्या है। फिर जाति पूछ ली जाती है कई बार। चंद्रबरदाई की जाति या गोत्र क्या है? भट्ट जाति के रहे हैं ये, और जातक इनका गोत्र है। जन्म स्थान कहाँ पर हुआ इनका जन्म? लाहौर में इनका जन्म हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब ये इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग, बाद वाला भाग चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया। ये किन के द्वारा माना गया? ये इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और हरप्रसाद शास्त्री ने ये माना कि जो चंद्रबरदाई का जो पुत्र है जलहन, उन्होंने पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध भाग लिखा। शुक्ल, नगेंद्र और हरप्रसाद शास्त्री द्वारा माना गया। नायिका पृथ्वीराज रासो की जो नायक है, पहले नायक देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो का नायक कौन रहा? पृथ्वीराज रासो का नायक रहा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ये नायक रहा। और ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पृथ्वीराज के पिता का नाम बताओ। तो हमें एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझते हुए चलना है। परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ जाए, हमें हर पॉइंटों को पढ़ना है। अगर कंटेंट के में एक दो पॉइंट हमारे रह जाते हैं तो वो हम क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से कहीं ना कहीं से हम कर लेंगे। बढ़ते हैं, जैसे कि अपने पॉइंट पर नायक पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है? पृथ्वीराज ये नायक है। इनका जो ये नायक है ये कहाँ का राजकुमार था? ये अजमेर का राजकुमार रहा था। जो अजमेर का जो चौहान रहे हैं अर्णोराज, उनके बेटे सोमेश्वर के पुत्र है ये पृथ्वीराज। यानी कि अगर दादा का नाम पूछ लिया जाए तो अर्णोराज, और पिता का नाम पूछ लिया जाए तो सोमेश्वर। बढ़ते हैं नायिका की तरफ। तो नायिका पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? पृथ्वीराज रासो की नायिका है संयोगिता। ये नायिका कहाँ की है? नायिका है ये कन्नौज की राजकुमारी। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री है ये भी पूछ ली जाती है कि जो संयोगिता है इनके पिता का नाम बताओ, पृथ्वीराज के पिता का नाम बताओ। तो ये हमें सब कुछ देखते हुए चलना है। भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या रही? भाषा रही
पिंगल राजस्थानी। पृथ्वीराज रासो की भाषा रही पिंगल राजस्थानी। अगर शैली की बात करें हम तो शैली रही पिंगल शैली, क्योंकि अधिक प्रयोग ब्रिज भाषा का हुआ है। पृथ्वीराज रासो में ब्रिज भाषा प्लस डिंगल मतलब पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रिज प्लस राजस्थानी, इस तरह तीनों भाषाओं का मिश्रण इस रचना में हमें मिलता है। तो हम पिंगल शैली का अधिक पुट होने के कारण इसे ब्रिज भाषा का अधिक पुट होने के कारण हम इसे पिंगल शैली के अंतर्गत रखेंगे। आगे बात करते हैं सर्गों की। तो पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं और छंद 68 यानी कि 69 तो इसमें सर्ग है और 68 प्रकार के छंद है, प्रकार के छंद रहे हैं। और कुल श्लोकों की बात करें तो 16,306 इसमें श्लोक है, जो कि 56 जो छंद है वो सबसे अधिक देखने को मिला है पृथ्वीराज रासो में। 68 प्रकार के छंद है, सबसे अधिक मात्रा में 56 छंद देखने को मिला है और श्लोकों की संख्या 16,306 मानी गई है इसके अंतर्गत। प्रमुख रस कहें पृथ्वीराज रासो में वीर रस और श्रृंगार दोनों रस प्रधान रहे हैं, इसमें प्रमुख रस रहे हैं। और अगर हम इसमें पृथ्वीराज रासो में अगर अलंकार भी पूछ लिया जाए तो कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तो अनुप्रास और यमक, ये दो अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और यमक। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो चारण कवि द्वारा चंद बरदाई चारण कवि रहा है। चारण या भाट कवि उन कवियों को कहते हैं जो अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर रचनाएं लिखते हैं, उन कवियों को चारण या भाट कवि कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है जिनकी ऐतिहासिकता और प्रमाणिकता पर संदेह भी किया गया है। किसी विद्वान ने इसे प्रमाणिक माना है, किसी ने अर्धप्रमाणिक माना है, तो किसी ने अप्रमाणिक माना है। ये कई तथ्य और बच जाते हैं पृथ्वीराज रासो में जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, उनको करेंगे हम अगली क्लास में। इस तरह हम थोड़ी सी लंबी क्लास लगा करके आगे से अपने सिलेबस को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता, 2-2.5 महीने भी मिल सकते हैं या फिर मिल सकते हैं हमें 4 महीने भी। तो हमारा मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने का ये टारगेट रहेगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम एक एक चीज़ को आगे लेते हुए नहीं चल रहे, हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को साथ लेके चल रहे हैं। क्वेश्चनों की जगह हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर की जगह हम वे कर रहे हैं। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास तो हमारा चल ही रहा है और साथ साथ हम अन्य टॉपिकों को भी व्याकरण सहित करते हुए चल रहे हैं। अगर हमारा सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो इकट्ठा ही पूरी हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हम थोड़ी सी लंबी क्लास लगा करके अपने पाठ्यक्रम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, क्यों ताकि हमें 15-20 दिन या 1 महीना हमें पेपर के टाइम में रिवीजन का भी समय मिले, हम प्रैक्टिस सेट को अधिक से अधिक लगा सके और सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहे। इसी तरह मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, पहली बार हो चैनल पे सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।